ओके गाइस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की जिससे क्वेश्चन सच में आएंगे। ओके, तो अगर अभी वाले वीडियो नहीं समझ में आई, अभी वाले वीडियो नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले वीडियो बिल्कुल समझ लेना, इससे क्वेश्चन आएंगे और यहीं पे आपके 82% मार्क्स जो इस चैप्टर से आएंगे ना स्ट्रिंग वेव के, वो यहाँ कवर होते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो क्या होता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो हमारे पास जैसे एक वेव है ये, एक वेव है ये, ठीक है। तो इन वेव्स को अगर हम ऐसे लिखें, इसको अगर अपन ऐसे लिख दे A1 साइन ओमेगा 1t माइनस K1x प्लस फाई 1, इसको हम लिखें A2 साइन ओमेगा 2t माइनस K2x प्लस फाई 2। तो अब अगर हम इन दोनों वेव्स के ऐड करें तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, मतलब A1 वाला पहला टर्म ये, उसके बाद ये, यही करेंगे। ठीक है, डिस्टर्बेंसेज है तो डिस्टेंसेज है, मैं बेसिकली इसके y1 और इसके y2 को ऐड कर रहा हूँ बस इस पॉइंट पे, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेम x और t पे। तो अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दे दें कि यार दो वेव्स ये हैं, ये करना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। ओमेगा की जगह तो वैल्यूज दे रखी है, डालनी है, के की जगह वैल्यूज डालनी है, ये डालनी है, और फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ठीक है, फिर वो बेसिकली ऐसा कुछ आ जाएगा कि a साइन थीटा 1 प्लस b साइन थीटा 2, इस तरह का एक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करना रहेगा। तो वो अब हो गई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम। ओके, वो हो गई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम। उसको आप कर सकते हो कैसे, अपने मैथ्स के फॉर्मूले लगा के, जो आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो। बट ऐसे क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते, कि थोड़ा टफ हो जाता है। हमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है, K1 और K2 भी सेम है, A1 A2 अलग होते हैं और फाई 1 फाई 2 अलग होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख दें, इसको फाई करो, इसको अपन डेल्टा मान लेते हैं, मतलब फाई 1 फाई 2 माइनस फाई 1 को अपन डेल्टा लिख दे रहे हैं और फाई 1 को अपन जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं बस इतना कर रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा खास। ओके, ये एक जनरलाइजेशन का मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चन के जब आपको एक ऐसी दो वेव्स ऐड करनी हो ना, कि एक वेव है A1 साइन समथिंग और दूसरी है A2 साइन समथिंग प्लस डेल्टा, तो इसमें K1 के ये चारों सेम होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि यही सिलेबस में है, बाकी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, वो भी मैंने बता दिया कैसे करना है। ओके, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन एक चीज बनाते हैं, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। तो तुम क्या करो, एक प्लेन बनाओ, ठीक है, उस पर पहला वेक्टर बनाओ A1, उसके एंगल पे, अब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री पे, तो अपन A1 बना देंगे, A1 लेंथ का एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं A2। अब A2 आपका है डेल्टा, तो आप क्या करो, A2 वेक्टर बना दो, A2 लेंथ जितनी भी है और बीच में एंगल रख दो डेल्टा, इसको डेल्टा एंगल पे बनाना है। अब जैसे ऐसा होता कि यार इसके यहाँ पे डेल्टा 1 होता, इसके यहाँ डेल्टा 2, तो अपन क्या करते हैं, डेल्टा 1 एंगल पे बना देते A1 को और डेल्टा 2 एंगल पे बना देते A2 को, कुछ नहीं करते। ठीक है, फिर इन दोनों का वेक्टर सम ले लो, बताया ना वेक्टर सम कैसे लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये जो डेल्टा आएगा ना और ये जो A आएगा, वही हो जाएगा अपना आंसर, A साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा और के तो सेम है, तो वो तो सेम ही रहेंगे, प्लस डेल्टा, ये जो डेल्टा है वो वाला डेल्टा हो जाएगा आपका, और ए ये जो आएगा वो आएगा। समझ गए क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में देखना है, दोनों के एंगल्स देखने कितने हैं, फेज एंगल्स। पहला वेक्टर बनाना है A1 साइज का विद एन एंगल थीटा टू द, मतलब डेल्टा 1 टू द एक्स एक्सिस। दूसरा एंगल बनाना है डेल्टा 2 और उस पर A2 लेंथ का वेक्टर बना देना है, दोनों का रिजल्टेंट ले लेना है, आंसर आ जाएगा। उससे जो रिजल्ट आएगा वही आपका हो जाता है सुपर इंपोजिशन। तो अब इसमें दो स्पेशल केस आते हैं। पहला स्पेशल केस वो जब आपके ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये जो एंगल है दोनों के बीच का, वो हो जाए 0 डिग्री या 0 या 2 पाई का मल्टीपल, बेसिकली मतलब पूरा 360 होके वापस सेम ही आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, A1 और A2 अलाइन हो जाएंगे एक्जैक्टली, और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। तो ये कंडीशन जब होती है ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वापस बता देता हूं, आपके जब वेव्स ऐड होती है ना, अब ये चीज एसएचएम पे भी वैलिड है। एसएचएम भी तुम तो देखो, वेव बेसिकली एसएचएम का एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो जो चीज तुम वेव्स में कर रहे हो ना, इसमें एसएचएम में भी कर सकते हो। अब जैसे एसएचएम में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी नहीं आएगा, के एक्स होगा केवल, तो वहां पे के एक्स के अकॉर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएचएम में भी सेम चीज लग जाती है कि एसएचएम का वेक्टर बनाओ ए और डेल्टा यूज करके और निकाल लो फाइनल एसएचएम। ओके, तो हमने देखा कि यार ऐसे हमें डायग्राम बनाने होते हैं, डेल्टा या उनका जो एंगल है फेज एंगल, उस एंगल पे हमने वेक्टर बना दिया एम्पलीट्यूड की लेंथ का और उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। ओके, अब हमने स्पेशल केस देखा कि यार जब ये एंगल 0 या 2 पाई का मल्टीपल होगा ना, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब ये वापस घूम घूम के इधर ही आएगा। सर्कल में 360 या 2 पाई होते हैं ना, तो ये A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इसमें कंडीशन ये होती है डेल्टा इक्वल टू 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके,
अब ये तो मानो कि ये एंगल है ना, ये अगर उल्टा चला गया, जैसे A1 उल्टा हो गया A2 से, या इसको अपन A1 मान लो, इसको A2 मान लो, ठीक है, तो A2 या जो एंगल था ना इनके बीच में उल्टा था, नेगेटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 हो जाएगा रिजल्टेंट, और एंगल जो भी है वही रहेगा। तो इस केस में अगर आपका डेल्टा 2n+1 पाई टाइप का है ना, वो हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब? जब दोनों वेव्स एक साथ जा रही हो, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्ड कब करता है? जैसे आपके पास एक वेव हो ऐसी हो और एक और वेव हो बिल्कुल इसको मैच करती हुई जा रही है, ठीक है, मतलब ये देखो ये मैच कर रही है एकदम, ठीक है, ये देखो जहाँ पे लो है वहाँ पे लो है, जहाँ पे हाई है वहाँ पे हाई है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? दोनों के एम्पलीट्यूड्स वगैरह ऐड हो गए। अब जैसे अगर ये ऐसी वेव नहीं होती, ऐसी होती, तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्ड किसको करा है वो बता रहा हूँ मैं। अब जैसे तुम्हारी वेव ऐसी होती कि यार ये तो पहली वेव है, दूसरी वेव इसकी अपोजिट जा रही है, ये जब हाई है तो ये लो है, ये जब हाई है ये लो है तब ये हाई है, तो ये कैंसिल होके ऐसे नलीफाई हो जाएगी, है ना। तो तब क्या होगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, और आपकी ये होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब 2n+1 पाई हो। ओके, तो ये था तुम्हारा सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो यही चीज SHM में भी लगा सकते हैं। वहां पे बस क्या करना है तुम्हें, A1 निकाल लो, ऐसे ही डेल्टा निकाल लो, तो वहां पे A साइन जैसे वहां पे x नहीं होता है, ωt+φ जैसे हम लिखते हैं, तो वहां पे क्या करो, kx मत लिखो, कहे ही नहीं तो हटा दो उसको, ठीक है। तो फाइ के हिसाब से कर लो, तो ये A1 φ1 कर लो और ये A2 φ2 कर लो। अब ये मैंने SHM में इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे बताऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छा समझोगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा एक, तो ऐसे किया जाता है SHM में भी, बस वहाँ पे k हटा के कर लो, तो वो हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर W1 ω1 K1 ये अलग हो तो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगा देनी है। अगर ओमेगा और के सेम है तो तुम ये चीज करके कर सकते हो, इसको कहते हैं फेजर एनालिसिस। और ये चीज समझ जाओ क्योंकि बहुत जगह काम आएगा, वेक्टर्स में काम आता ही आता है, ठीक है, इसमें काम आता है, वेव्स में। इसके अलावा जब आप वो पढ़ोगे ना, ऑल्टरनेटिंग करंट अगले साल, तब काम आएगा, SHM में काम आ जाता है। तो ये चीज पढ़ लेना, ठीक रहता है, समझ लेना। ओके, समझा ही दिया मैंने कैसे करना है। दो केस बताए, अगर 2n पाई है तुम्हारा डेल्टा, यानी दोनों के फेज एंगल्स के बीच का डिफरेंस अगर 2n पाई है तो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दोनों वेव्स एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगी, एक दूसरे को बढ़ाएंगी। अगर तुम्हारा 2n पाई नहीं है, 2n+1 पाई है, तो क्या होगा, एक दूसरे को वेव्स घटाएंगी। और अगर बीच की चीज है तो एंगल निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब एक चीज होती है स्टैंडिंग वेव्स, देखते हैं भाई क्या होता है। तो हमने क्या किया, दो वेव्स जिनका k और ओमेगा सेम है और एम्पलीट्यूड भी अभी के लिए सेम मान लो, बस फर्क इतना है कि एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, हमने इन दोनों को भिड़ंत करवाई, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ होता है कि ये वेव्स ऐसी कुछ बन जाती हैं, ये दोनों वेव्स कंबाइन होके ऐसा कुछ बिहेवियर करती है कि ये सब जो है ना पार्टिकल्स इंडिविजुअल, मतलब ये जो लूप्स है ना, ये आपस में ऊपर नीचे होते हैं फेज में एकदम, ठीक है। तो ये सब एक साथ ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा होता है कि ये दो वेव्स ऐसे ऐसे आ रही थी, ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऐसे, ठीक है, तो ये फिर बबल्स बन जाते हैं चार, और ये ऐसे 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 होंगे, ठीक है, समझ लो क्या हो रहा है। तो ये ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होती है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाने पर आती है, बट वो चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी किसी को देखना हो, HCV में दे रखा है बहुत अच्छा, ठीक है, वो तुम समझ सकते हो क्या हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि समझाना मुश्किल चीज़ है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली ऐसा है कि ये जब होगा ना तो एक इस तरह का फेनोमेनन होगा कि ये जो नोड्स है ना, ये वाले पॉइंट्स ये एकदम रुक जाएंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स एकदम रुक जाएंगे, कुछ पॉइंट्स एकदम ऊपर जाएंगे, ये वाले कुछ पॉइंट्स बीच के रहेंगे, और ये सारे पॉइंट्स फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं। मतलब ये पूरे की पूरी जो ये वाले जो पोर्शन है ना, अब जैसे तुम इस सेक्शन को देखो, ये फेज में नहीं है, ठीक है, ये सेक्शन फेज में, मतलब इस सेक्शन को अगर तुम इस सेक्शन से कंपेयर करोगे ना, तो इनमें एग्जैक्टली सेम फेज कहना, मतलब वो पूरी क्वांटिटी जो थी ना kx+ωt, उसको कहना सही नहीं था। बट यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, पूरा सेम फेज में होगा, ठीक है, और ये इसके अपोजिट फेज में चलेगा। ये जैसे एक फेज 1 में, तो ये फेज -1 में, ये फेज 1 में, तो ये -1 में। तो अब ये चीज़ देखो ऐसे समझानी मुश्किल होती है शॉर्ट पीरियड में, इसको समझाने में एक पूरा लेक्चर लगता है क्या हो रहा है। तो यार अब उस चीज़ के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, वरना कोर्स लंबा हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ, तुम लोग भी नहीं चाहते हो।
तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि इसकी थ्योरी तुम्हें पढ़नी हो तो एच सी वर्मा या एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे बनाना है। बेसिक मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ होता है। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर हमें ऐसी कंडीशन चाहिए ना कि ये इस तरह की ऑसिलेशन हो रही है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, हाँ अब देखो ये समझो कि ये जो होता है ना ये λ/2 होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है λ/2 होता है। अब तुम ये देखो कि अगर हमारे पास n लूप्स बन रहे हैं तो n λ/2 हो जाएगी लेंथ। तो ये कंडीशन होती है स्टैंडिंग वेव्स की क्रिएशन के लिए। ओके, स्टैंडिंग वेव्स आपको अगर दो एंड्स पे बनानी है, मतलब ये एंड और ये एंड अगर टाइड है, तो आपकी अगर लेंथ n λ/2 होगी तो आपकी स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि आपको एक फ्रीक्वेंसी, हाँ अब इसको देखते हैं। तो लैम्डा तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था क्या होता है, v/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और v मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, रूट टेंशन बाय म्यू n/2f रूट t/म्यू। तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर टेंशन दे रखी होगी 10 न्यूटन है, उसका मास 10 किलो बता रखा है, सॉरी 10 ग्राम बता रखा है, और उसकी लेंथ दे रखी है उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। तो बोलेंगे कि इसमें अगर हमें 3 मोड्स चाहिए, ठीक है, अब इनको मोड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये तुम्हारा केवल एक लूप बन रहा है तो इसको कहते हैं फंडामेंटल मोड। ठीक है, अगर 2 मोड्स बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेकंड मोड। ठीक है, या फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल मोड के ऊपर। तो ये तुम्हारा है फर्स्ट मोड। ठीक है, ये क्या है सेकंड मोड, अगर 2 लूप्स हैं, ये 3 मोड, ये चौथा मोड। और ओवरटोन्स की बात करें तो ये तो फंडामेंटल हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। बोलेंगे थर्ड ओवरटोन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है कि तुम जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हो तो ट्यूनिंग फोर्क एक डिवाइस होता है जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो जब भी ऐसा बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क है यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में देखा एल दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, एन हमें एन दे रखा है थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का मतलब है मोड कौन सा है, फोर्थ, यानी एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, टेंशन दे रखी है 10 न्यूटन है, लेंथ दे रखी है 1 मीटर है। तो एल यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, डिवाइड बाय 2f। तो एफ अपन निकाल लेंगे जितना भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये एक तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसको ही वेरी कर देते, कभी टेंशन पूछ लेंगे, कभी क्या पूछेंगे। तो टेंशन पूछ लेंगे तो क्या करना है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए याद। और ये चीज़ें तो मैंने बताई रखी है कि v का फॉर्मूला इतना होता है, ये तो मैंने बता ही रखा है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो गया। तो पूरे चैप्टर में हमने केवल 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले देखे अभी तक। ठीक है, और ये तुम्हारा 5वां 6वां फॉर्मूला मान लो। ओके, तो एक होती है ऐसी स्टैंडिंग वेव। और कभी कभी क्या होता है कि आप जो स्टैंडिंग वेव है ना, उसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हाथ से ही आप ऊपर नीचे कर रहे होते हो। समझ रहे हो, हाथ से ही आप ऊपर नीचे कर रहे होते हो और ये टाइड नहीं होता है। तो तुम हाथ से ऊपर नीचे करोगे तब भी ऐसा बन सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारी लेंथ है ना, ये तो चलो λ/2 हो गया। अब ये वाला जो धागा है ना, ये तो यार लैम्डा का आधा है ना, λ/2 का भी आधा है, तो ये λ/4 हो जाता है। तो इस केस में कंडीशन का तुम लिखोगे तो कंडीशन क्या आएगी, सोच के बताओ। कंडीशन आएगी L = n λ/2 प्लस λ/4, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 λ/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे ही लिख देंगे अपन इसको 2n + 1 इंटू रूट t/μ/4f। ठीक है, देखो मुझे पता है तुम्हें से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं को कवर कर दूंगा, बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, विश्वास रखो थोड़ा। तो मैंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो टाइड एट वन एंड ही होती है। जैसे पहले दोनों तरफ टाइड थी स्ट्रिंग, तो क्या था कि हमने दोनों तरफ कर रखा था, बीच में ऐसे ही झटका दे दिया तो ऐसे ऐसे अपने आप हो रहा था। ठीक है, तो वो था एक चीज। अब यहां पे क्या हो रखा है भाई कि यहां पे आपकी जो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, इनमें हमने एक एंड को अपने हाथ से ही ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे किसी तरह का कुछ वाइब्रेटर लगा दिया। तो इससे क्या है कि ये जो लेंथ है वो λ/4 ही रह जाएगी और बाकी λ/2 है। तो हमने क्या किया, सम कर दिया, उसको लेंथ के बराबर कर दिया। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये लेंथ तो यार चेंज हो जाएगी ना, तो सर्कल हो गया। तो तुम ये समझो कि ये मैं बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ डिस्प्ले, बाकी लेंथ ऐसा कुछ होता है। ये इसकी असलियत कुछ ऐसी दिखती है ये वेव्स। ठीक है, तो ये मत सोचो ये लेंथ ही होती है, ये सही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है।
तो अब मैं तुम्हारा स्टैंडिंग मोड वापस से बताता हूँ। मैंने बताया क्या, मैंने ये बोला कि एक फेनोमेनन होता है जिसमें तुम अगर दो सिमिलर वेव्स को एक साथ मिलाओगे तो इस तरह की एक वेव बन जाती है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है जिससे ये चीज़ आती है, लेकिन उस चीज़ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये चीज़ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो 50 to 60% क्वेश्चन इस इक्वेशन से और इससे पहले जो बताया उससे आएंगे, तो ये समझ लेना है। ओके, तो हमने बोला कि दो तरह के केस बनते हैं। अगर तुम्हें बोल रखा है कि स्ट्रिंग इज टाइड एट बोथ एंड का क्वेश्चन अगर आ रखा है ना, तो हमें क्या करना है, एल को इक्वेट कर देना है एन इंटू लैम्डा बाय 2 से। ठीक है, तो अब इसमें एन क्या होता है, एन ये होता है कि तुम्हारी स्टैंडिंग वेव जो है वो कौन से मोड में है। मोड का मतलब क्या होता है, कितने लूप्स हैं। अगर एक ही लूप है यानी ऐसा, तो क्या होगा, फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड, जिसको और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, अब इसमें बोलेंगे कि यार अगर जैसे दो लूप्स बन रहे हैं तो उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं या फिर सेकंड मोड। तीन लूप्स हैं तो सेकंड ओवरटोन या थर्ड मोड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि यार आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दे दिया, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको क्या पता चलेगा कि एन की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो जो लैम्डा आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल मिल जाएगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर उसमें कुछ और घुमा के पूछेंगे कि अगर उस स्ट्रिंग को हमने ऐसे वाली स्ट्रिंग बना दी तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, अभी पहली इन्फॉर्मेशन से हमने निकाल लिया कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, या कुछ और जैसे लेट से और क्या हो सकता है इसके अंदर, v जैसे निकाल लिया, और फिर हमने दूसरी इक्वेशन में डाल दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली आपको इसी इक्वेशन को प्ले अराउंड करना होगा। ओके, समझ रहे हो। अब एक और केस होता है जिसमें दोनों तरफ टाइड नहीं होती, इस तरफ ही टाइड होती है। उसमें हमने देखा कि यार एन लैम्डा बाय 2 तो है ही और लैम्डा बाय 4 लास्ट में बच गया, तो ऐसे लिख के आंसर ले आओ। तो क्वेश्चन में देंगे कि यार अगर ओपन स्ट्रिंग है तो फिर इतना, जैसे मान लो लैम्डा आ रहा है तो उससे तुम्हारे पास एल आ जाएगा। फिर पूछेंगे कि अगर स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया, ठीक है, सेम लैम्डा के लिए, तो ओपन मोड पे कौन सा मोड आएगा, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे फिर। ओके, तो जस्ट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर में ध्यान आपको रखना है क्या क्या, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा वेव क्या होता है, फालतू चीज़ है। वेव की इक्वेशन वो याद रख सकते हो। उसके अंदर जो फॉर्मूले बताया ना कि वी कैसे निकालते हैं, इक्वेशन देख के कैसे ए निकालना है, ओमेगा निकालना है, के निकालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेना। ओके, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ और फॉर्मूले बताया। पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटेंसिटी पावर में से कोई सा भी एक। ओके, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, रूट टी बाय म्यू सब जगह काम आएगा। उस पर रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बता देते कि क्या क्या आएंगे। फिर हमने बात की सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की। तो वेव्स में सुपर पोजिशन करें तो अगर ओमेगा और के सिमिलर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, जिसका क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर सेम है ओमेगा और के तो उन दोनों के एंगल्स निकाल के फेजर डायग्राम बना लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इसका पहला एंगल ले लो A1 और ये A2 और θ2 लेके इनका सम कर दो, वेक्टर सम। तो जो थीटा और एंग है उसका करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा विद सेम के एन ओमेगा, वो तुम्हारी हो जाएगी रिजल्टेंट इक्वेशन। उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब इसके अंदर हमने देखा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दोनों साथ में तो कंस्ट्रक्टिव, दोनों अपोजिट है तो डिस्ट्रक्टिव। फिर हमने देखा स्टैंडिंग वेव्स। तो अगर दोनों तरफ आपकी स्ट्रिंग अगर टाइड है तो हमने देखा कि अगर इसकी लेंथ n लैम्डा बाय 2 है, जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ मोड्स, देन ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, और हमने देखा कि अगर एक तरफ से आधा है यानी एक तरफ से अपन उसको ओपन एंड है तो ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा, अब इसमें मैंने इस तरह के फॉर्म हो जाते हैं बहुत सारे। तो इसमें आपको कभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है, तो उससे आप टेंशन निकाल लो स्ट्रिंग के अंदर। लेंथ और मास अगर दे रखा है तो एन अगर देखा है तो टेंशन आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, सेम टेंशन पे कुछ और पूछ लेंगे कि अगर हम इसको दोनों तरफ से एंड से टाई कर ले तो क्या होगा, तो निकाल लेंगे। क्योंकि अपने पास अब क्या आ गया है, अपने पास अब एन आ गया है या लेट से टी आ गया है, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी रह गई वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी तुम्हारी वेव जो है ना, वो अगर एक दीवार को हिट करके जा रही है ना, जैसे एक वेव है, पल्स आई, ठीक है, ये ट्रैवल करिए, दीवार को हिट किया और फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट जब होगी ना तो पीछे मुड़ के रिफ्लेक्ट होगी, पाई का फेस चेंज आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई ऐसा मीडियम है जैसे यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, मतलब फ्री टू मूव है, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था, ऐसे समझो कि तुम्हारी साउंड वेव या अगर तुम्हारी जो स्ट्रिंग वेव है ना, अगर एक ऐसे मीडियम में जा रही है जहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो अगर मतलब ऐसे मान लो कि अगर ये जैसे, कैसे बताऊँ यार तुम्हें मैं, हाँ, अगर ये जैसे, या तुम ऐसे ही समझो कि अगर ये फॉर एग्जांपल किसी हार्ड मीडियम में जा रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दीवार हो गई, ठीक है, तो हार्ड मीडियम है, तो उसमें जब ये टकराएगा ना तो वो उसको ऐसा मुक्का मार के उल्टा कर देगा, ऐसा समझ लो।
तो ये पीछे आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि सिंपल मीडिया से हवा वगैरह है, ठीक है, तो रिंग वाली जो मैंने बात की थी, मैंने क्या बोला था कि अगर जैसे तुम्हारे पास एक डंडी है जहाँ पे एक रिंग अटैच्ड है, ठीक है, और इस रिंग से तार अटैच्ड है, फिर तुम ऐसे करोगे तो रिंग ऊपर हो जाएगी ना, ये जब वेव आएगी तो नीचे आ जाएगी। तो अब इस रिंग विंग में क्या इतना दम नहीं होता है, तो ये ऐसे ही रिटर्न हो जाती है, ऐसा कुछ समझ सकते हो, ठीक है। रिंग का मतलब बेसिकली एयर हो गया। तो ये जब टफ मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इससे टकरा रही है दीवार से, तो उल्टी होकर वापस आएगी। और अगर कोई सिंपल मीडियम, अगर कोई जैसे रिंग है, अब रिंग का ही एग्जांपल है, मैं रिंग बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या है। तो अगर एक दीवार से रिफ्लेक्शन हुआ है तो पाई का फेस चेंज कर दो, अगर दीवार से नहीं हुआ है और जस्ट एक रिंग लगी हुई है उस पर तार लटका हुआ है तो कोई फेस शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है, जीरो का फेस शिफ्ट होता है और वे पीछे आ जाती है। तो बस ये एक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, ओके। अब स्टैंडिंग वेव्स के लिए मुझे अपने गिटार पे कुछ तुम्हें बताना था, पर मैं भूल गया, वीडियो लंबी हो गई, मेरा गिटार वहाँ पड़ा है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा साउंड वेव के अंदर साउंड निकाल के कि भाई क्या होती है साउंड वेव, ठीक है। तो यार ये था आपका ये चीज़, ये वीडियो यार समझ नहीं आया तो वापस देखना, इस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।